मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में महाजनपद काल पढ़ा, ठीक, और इस महाजनपद काल में देखे कि 18 महाजनपदों में कैसे कौन महाजनपद ठीक है, कौन महाजनपद किस क्षेत्र में स्थित था, वहां का शासक कौन था, और फिर महात्मा बुद्ध के समय वो 10 गणराज्य कौन थे। ठीक है, इसकी बात हम लोगों ने पिछली क्लास में की। अब चूंकि महाजनपदों की बात हो गई है तो ये जो कि महाजनपद जो है ये गंगा घाटी मैदान में ही अधिकतर है। तो जब गंगा घाटी मैदान में है तो स्वाभाविक है जब जन थे तो जन से जनपद बने और जनपद से महाजनपद बने, यानी यहां पर विस्तार की नीति प्लस युद्ध के माध्यम से विस्तार की नीति अनवरत जारी रही और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत इन जनों ने इस विस्तारवादी युद्ध की नीति की वजह से कई जनों को जीता और किसमें कन्वर्ट हो गए, जनपद में। ठीक है, जब जनपद बना तो जनपद के जो शासक थे उन्होंने इसी विस्तारवादी युद्ध नीति आसपास के जनपदों को विजिट किया और बन गए क्या, महाजनपद। महाजनपदों का उल्लेख क्या है, 16। तो क्या इन 16 महाजनपदों में युद्ध नहीं होंगे, इनमें विस्तारवादी नीति नहीं होगी? स्वाभाविक है कि इन महाजनपदों में भी विस्तारवादी नीति होगी, युद्ध भी होंगे और युद्ध के पश्चात जो सर्वश्रेष्ठ होगा, ठीक है, वही राष्ट्र का निर्माण करेगा। ठीक है, तो अब हम लोगों का काम क्या है कि इन महाजनपदों में ऐसी कौन सी थी, क्योंकि बाद के समय हम लोग देखते हैं मगध यही बचता है, तो अब हमें देखना क्या है कि मगध के साथ ऐसी कौन सी भौगोलिक स्थिति थी, ऐसी कैसी व्यापारिक दशाएं थी कि मगध ने इन सभी 16 महाजनपदों को समाप्त किया। ठीक है, जैसे जरूरी नहीं कि मगध नहीं, एक ने दूसरे को खाया, दूसरे ने तीसरे को खाया, एक ने 3 को खाया और जिसने इन 3 को खाया उसको मगध ने खा लिया, सब एक दूसरे को खाते चले गए और अंत में बचा कौन, मगध। ये WWE वाला जो एक सभी मुक्केबाजों का होता नहीं है, उसका हुआ क्या होता है, उसमें मास्टरमेनिया, तो उसमें क्या होता है, सब नीचे गिराना रहता है और लास्ट में कोई एक बच जाता है, सब मिलके गिराते हैं और अंत में कोई, तो यहां पर भी अंत में मगध ही बचता है। और हम लोग बात करेंगे मगध के साथ ऐसी क्या भौगोलिक दशाएं थी, मगध ही क्यों राष्ट्र बना, क्या कोई और नहीं बन सकता था? तो मगध की भौगोलिक दशाएं अलग हैं, मगध के साथ व्यापारिक दशाएं अलग हैं, उसकी सुरक्षा स्वयं ईश्वर करते थे, स्वयं प्रकृति करती थी। इसी कारण मगध महाजनपद से राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हुआ। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं मगध के उत्थान की कहानी। मगध की सफलता के कारण, हमें क्या देखना है, मगध की सफलता के कारण। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मगध की सफलता के कारण ऐसा क्या था कि मगध ने अन्य महाजनपदों को पराजित कर एक राष्ट्र के रूप में स्वयं की स्थापना की। ठीक है, तो पहली चीज देखते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति। पहला, जैसे मगध की प्रारंभ में 2 राजधानियां मिलती है, पहला है गिरिब्रज और दूसरा है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, गिरिब्रज और पाटलिपुत्र। ठीक है, अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। जब हम लोग गिरिब्रज की बात करते हैं तो इसके विषय में यह कहा जाता है कि ये 5 पहाड़ियों से घिरा था, पहाड़ियों से घिरा था। ये 5 पहाड़ियां कौन कौन सी, इनका नाम देखिए क्या क्या है।
वराह, वृषभ, वराह, वृषभ, ऋषग्रीव, चैत्यक, और लास्ट है, चैत्यक के बाद लास्ट है वैभार। ये 5 पहाड़ियां ऐसी हैं जिनके केंद्र में, यानी केंद्र में कौन है, राजगिरिव्रज, किसकी राजधानी, मगध की राजधानी। यानी ये 5 पहाड़ियां उसे एक भौगोलिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। अब इन्हीं पहाड़ियों को, ठीक है, इन्हीं पहाड़ियों को जैन ग्रंथ विविता तीर्थ, ठीक है, कल्प, विविध तीर्थ कल्प, विविध तीर्थ कल्प में अलग नाम दिया गया, नाम चेंज हो गए, लेकिन है 5 ही पहाड़ियां, ठीक है। अब यहां देखिए, पहला नाम विपुलगिरी, पहला नाम विपुलगिरी, दूसरा नाम रत्नगिरी, तीसरा नाम उदयगिरी, ठीक है, चौथा नाम सोनगिरी, और लास्ट है वैभारगिरी। यानी ये 5 चोटियां हैं। जैसे एक ये पहाड़ी, 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 ठीक है, 5 चोटियां, और इन चोटियों के बीच में क्या, राजगृह। अब पहाड़ी चोटियां अगर एक दूसरे से मिल रही हैं तो ये होंगी, यदि ये चोटियां राजगृह की सुरक्षा का कार्य करेंगी, यानी राजगृह को आसानी से पराजित या विजित नहीं किया जा सकता था, पहला। दूसरी राजधानी, हम लोग पाटलिपुत्र की बात करें। पाटलिपुत्र नदियों के संगम पर है। अब ये नदियां कौन कौन सी, गंगा, सोन और गंडक, ये 3 नदियां, ये 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, सोन और गंडक, और इन्हीं के बीच में कौन है, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से थोड़ी दूर पहले बलिया के पास गंगा नदी में घाघरा मिलती है, या इसी को सरयू कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग देख लें कि गंगा, सोन, गंडक नदियों के संगम पर, नदियों के बीच में कौन है, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र क्या नदी मार्ग, यानी नदियों के द्वारा सुरक्षित होगा? स्वाभाविक है कि राजगृह चतुर्दिक पहाड़ियों से घिरा होने की वजह से सुरक्षित है, और पाटलिपुत्र नदियों से घिरा होने के कारण सुरक्षित है, ठीक है। एक तो सुरक्षा हो गया। अब दूसरा देखिए, पाटलिपुत्र और राजगृह के ही पास इन पहाड़ियों में लोहे के विपुल भंडार थे, ठीक है। अब अगर लोहे के विपुल भंडार मिल गए तो 2 चीजें, पहला तो इस लोहे के सहयोग से अस्त्र शस्त्र ये पर्याप्त मात्रा में उत्कृष्ट कोट के निर्मित हो सकते हैं। चाहे प्रयोग चाहे जितना किया जाए कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा बनेगा चाहे जो भी बने, क्योंकि प्रयोग के लिए पर्याप्त मात्रा है। ये नहीं है कि इतना खराब हो गया है प्रयोग में, ये सब चीजें खराब हो, ये चीजें नहीं है। जैसा चाहो ऐसा प्रयोग कर सकते हो, जो आप प्रयोग करेंगे वो बेटर होगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरा देखिए, ठीक है, दूसरा देखिए, नदियों के संगम पर होने से अब पाटलिपुत्र का जो क्षेत्र है वो स्वाभाविक है नदियों के कछार के बीच में होगा,
ऐसे क्षेत्र में होगा जो नदियों के बीच का क्षेत्र है, अर्थात दोआब होगा। दोआब का क्षेत्र है, अगर वो दोआब का क्षेत्र है तो यहां उत्पादन ज्यादा होगा या कम? स्वाभाविक है, दोआब के क्षेत्र में कृषि उत्पादन ज्यादा होता है। यानी इन क्षेत्र में, यानी पाटलिपुत्र के आसपास की जो भौगोलिक भूमि होगी उसमें कृषि उत्पादन अधिक होगा अन्य की जगह पर। अगर यहाँ कृषि उत्पादन ज्यादा हो रहा है तो जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा होगा। जनसंख्या घनत्व के साथ साथ जनसंख्या का जमाव भी ज्यादा होगा, यानी जनसंख्या वृद्धि तेज गति से होगी और अधिकतर लोग वहां आकर के बसना चाहेंगे। क्यों? कृषि उत्पादन ज्यादा है, आर्थिक लाभ ज्यादा हो सकता है, शांति की स्थिति होगी क्योंकि सुरक्षित है, बाह्य आक्रमण नहीं हो सकता। तो जब शांति की स्थिति है तो राष्ट्र प्रगति करेगा, पहला। दूसरा, नदियों के संगम पर होने की वजह से नदी मार्ग द्वारा व्यापार की अनुकूल परिस्थिति होगी। और अगर नदी मार्ग द्वारा व्यापार किया जा रहा है तो यानी व्यापार सुरक्षित तो होगा, पहली चीज। और दूसरा, व्यापार अधिक मात्रा में होगा क्योंकि उत्पादन ऑलरेडी यहाँ ज्यादा हो रहा है। अधिशेष अगर होता है तो उसे नदी मार्ग के द्वारा हम दूसरे क्षेत्रों में भेज सकते हैं और वहां से मुद्रा प्राप्त की जा सकती है। मुद्रा अगर प्राप्त की जा सकती है तो स्वाभाविक है, लोहे के विपुल भंडार हैं, जनसंख्या आपके पास ऑलरेडी है, तो इस जनसंख्या को आप सेना के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। पहला आंसर। ये चीजें थी सिर्फ और सिर्फ उसके भौगोलिक कंडीशन की वजह से, किसके पास? मगध के पास। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा, लोहे का समृद्ध भंडार हो गया, भौगोलिक स्थिति होगी। और तीसरा, योग्य राजाओं की श्रृंखला। जब हम यहां पर मगध पर बिंबिसार के बाद शासकों की श्रृंखला देखते हैं तो उसमें अधिकतर योग्य राजा है, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक, शिशुनाग, ठीक है। फिर नंदवंश की बात आ जाती है तो उसमें एक शासक आए जो भी, वो कोई भी कम योग्य नहीं था। प्रत्येक शासक विस्तारवादी नीति को स्वीकार कर रहा था। रीजन क्या था? जब हमारे पास संसाधन बहुतायत मात्रा में हो तो हम रिस्क लेने की क्षमता भी ज्यादा रखते हैं, और अगर हमारे पास संसाधन ही ना हो तो हम रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा नहीं रखते हैं। योग्य राजा कब? संसाधन ऑलरेडी ज्यादा थे, योग्यता का प्रदर्शन हम कर सकते हैं क्योंकि संसाधनों की कमी नहीं है, सेना की कमी नहीं है, पूंजी की कमी नहीं है। तो अगर एक जगह रिस्क ले रहे हैं तो दिक्कत क्या है? 4 युद्ध लड़ेंगे तो 2 युद्ध तो जीतेंगे। आपके पास संसाधन प्रचुर मात्रा में है, तो जब संसाधन प्रचुर मात्रा में तो योग्य राजा स्वाभाविक आना ही आना था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मगध पहला राज्य है, इससे पहले किसी राज्य ने यह चीज नहीं किया जिसने युद्ध में बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया। सोचिए, यानी इससे पहले युद्ध में हाथियों का उपयोग नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ घोड़ों का कुछ नहीं तो पैदल सेना और रथ होती थी। मगध ने क्या किया? युद्ध में हाथी उतार दिए, कुछ नया, कुछ अलग। अब अगर कोई रजवाड़ा कुछ अलग करना चाहे, कुछ अलग प्रयोग करना चाहे तो स्वाभाविक है, जो चीज पहली बार होती है और दूसरों के लिए नई हो, सफलता तो मिलती ही मिलती। संभव था। देखिए, अब इस हाथियों के प्रयोग के बल पर उसने क्या किया, यानी गज सेना के माध्यम से उसने शक्तिशाली दुर्गों को नष्ट करने में
सफलता पाई। शक्तिशाली दुर्गों को नष्ट करने में सफलता पाई। कारण हाथी के माध्यम से ताकत का एहसास होगा। इन हाथियों के द्वारा अगर दुर्गों को हम विजित कर ले रहे हैं तो संभव है जैसे ही दुर्ग विजित होते हैं किसी भी रजवाड़े की सुरक्षा प्राचीर के टूटने से ही वह रजवाड़ा आधा पराजित हो जाता है। और इन हाथियों के बड़े पैमाने पर युद्धों में मगध के द्वारा प्रयोग के कारण इन शक्तिशाली दुर्गों की विजय मगध के लिए अन्य रजवाड़ों की अपेक्षा काफी इजी हो गई थी, काफी सरल था। तो एक रीजन हाथियों के प्रयोग ने मगध को राष्ट्र बनने में काफी ज्यादा सहायता की। दूसरा, मगध का समाज रूढ़ि विरोधी था। रूढ़िवादी समाज नहीं था, रूढ़ियों का विरोधी था। और चूंकि मगध का वैदिकीकरण जल्दी जल्दी हुआ था, बहुत जल्दी हुआ था, ठीक है, मगध का वैदिकीकरण जल्दी ही हुआ था, ठीक है। और इस जल्दी होने के कारण ही वैदिक समाज में आए हुए राज्यों की अपेक्षा मगध में विस्तार की संभावना या विस्तार के प्रति उत्साह जो है वो ज्यादा था। वैदिक समाज में क्या था, सब भाई हैं, विश्व का कल्याण हो, ये तो नारा लिया जाता था। अभी भी ये सब चीजें होती हैं, विश्व का कल्याण हम बात करते हैं, कभी ये नहीं बात करते कि मेरा कल्याण हो। हम अभी भी जब बात करते हैं तो विश्व के कल्याण की बात करते हैं, ठीक है। तो जब जल्दी ही हुआ है तो इसमें जो विस्तारवादी नीति थी वो अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा थी। और जब अन्य राज्यों की तुलना में विस्तारवादी नीति ज्यादा है या विस्तार के प्रति उत्साह अधिक है तो संभव है, स्वाभाविक है कि व्यक्ति विस्तार करेगा ही करेगा। क्योंकि विस्तार कैसे, तलवार के बल पर होता है। आपके हाथ में तलवार है, आपके पीछे सेना बड़ी सी खड़ी हुई है जो योग्य है, कुशल है, उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र अच्छे हैं, उत्कृष्ट कोटि के हैं, तो उस सेना के माध्यम से आप विजय करने का प्रयास तो करते ही करते। और यही सब रीजन थे कि मगध महाजनपदों में श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ रहा। सभी महाजनपद उसके सामने नतमस्तक होते गए और अंततः मगध साम्राज्य का निर्माण होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की। और प्रारंभ कहां से, बृहद्रथ वंश जिसकी बात करते हैं। लेकिन बौद्ध ग्रंथों ने मगध के पहले वंश में किसका नाम लिया है, हर्यंक वंश, जिसे एक अन्य नाम दिया जाता है पितृहंता वंश, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, बात हम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें यह बात की जाती है, पुराणों की बात आती है सबसे पहले। पुराणों के अनुसार मगध साम्राज्य का पहला जो शासक था या जो पहला वंश है, पुराणों के अनुसार मगध का पहला वंश जो है वो है बृहद्रथ वंश, ठीक है। जब महाभारत की बात आती है तो महाभारत में कृष्ण के एक फुफेरे भाई थे, नाम था जरासंध, ठीक है। इस बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ ने इसकी स्थापना की थी। और जरासंध इस वंश का शासक था जिसकी कृष्ण ने गला काट करके हत्या कर दी थी चक्र के द्वारा, ठीक है। और इसी जरासंध ने पहली बार गिरिब्रज
को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, अब देखिए, अब गिरिब्रज को उसने राजधानी बनाया तो गिरिब्रज के अन्य भी कई नाम मिलते हैं, जिसमें से कुशाग्रपुर, वसुमती, मगधपुर, बिंबिसारपुरी और बृहदत्तपुर, ये नाम गिरिब्रज के मिलते हैं। किसी से पूछा नहीं जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब बौद्ध ग्रंथ जो हैं, भाई ये तो महात्मा बुद्ध के बाद ही आए होंगे बौद्ध ग्रंथ, उससे पहले तो नहीं रहे होंगे। तो जब बौद्ध ग्रंथ महात्मा बुद्ध के बाद आए हैं तो उन्होंने जो इतिहास लिखा होगा वो महात्मा बुद्ध के समय से लिखा होगा, उससे पूर्व का तो नहीं लिखा होगा नहीं। तो जब उससे पूर्व का इतिहास नहीं लिखा है तो जिस समय आए उस समय जो भी वंश रहा होगा उसी वंश से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम देखते क्या है कि महात्मा बुद्ध के जो समकालीन है वो अजातशत्रु और बिंबिसार। तो जब अजातशत्रु बिंबिसार ही समकालीन है तो बौद्ध ग्रंथ भी मगध के वंश में जो स्टार्टिंग करेंगे, कहेंगे पहला जो वंश है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का पहला वंश हर्यंक वंश है। इस वंश को एक अन्य नाम दिया जाता है पितृहंता वंश, यानी ऐसा वंश जिसके शासकों ने, नए शासकों ने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की। ठीक है, हर्यंक वंश यानी पितृहंता वंश। ठीक है, लेकिन इस वंश के संस्थापक की जब बात आती है तो ये कहा जाता है बिंबिसार थे। बिंबिसार थे, लेकिन दो चीजें आ जाती हैं। महावंश जो बौद्ध ग्रंथ है उसके अनुसार यह कहा जाता है, महावंश के अनुसार यह कहा जाता है बिंबिसार को, बिंबिसार के पिता ने बिंबिसार के 15 उम्र की आयु पर ही राज्याभिषेक कर दिया था। यानी बिंबिसार के पिता ने बिंबिसार की 15 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक कर दिया। अब देखिए, अब अगर बिंबिसार ने ही किया, उनके पिता ने कर दिया, तो यानी ये स्वाभाविक है कि हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार नहीं रहे होंगे, उनके पिता रहे होंगे। उनके पिता के विषय में यदि कोई जानकारी मिले तब तो ठीक, वो कैसे गद्दी पर बैठे, क्योंकि उनके पिता के विषय में महावंश ही थोड़ी सी बात करता है, तो और कोई बात ही नहीं करते। महावंश, हाँ ठीक है, बात ही नहीं करते तो हम कैसे मान लें चीजें। पिता ने किया था, पिता के नाम का उल्लेख ही नहीं है, तो हर्यंक वंश के संस्थापक में सामान्यतः बिंबिसार को ही माना जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं बिंबिसार की। ठीक है, आगे हम बिंबिसार से बात करते हैं कि बिंबिसार की जब बात आई गई तो अब शासक बिंबिसार को हम लोग देख लें। बिंबिसार याद रखिएगा, कंफ्यूजन कभी कभी होता है। बिंबिसार और बिंदुसार, बिंबिसार हर्यंक वंश के संस्थापक हैं और बिंदुसार अशोक के पिता थे। ठीक है, 544 ईसा पूर्व से 144 से 492 ईसा पूर्व। ठीक है, ये टाइम पीरियड जो बिंबिसार का बौद्ध ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार मिलता है वो है। ठीक है, इसकी उपाधि, बिंबिसार की उपाधि श्रेणिक या सेनीय ठीक है, सैनिक का तात्पर्य सैनिक से होता है। अब इनकी जो राजधानी थी
वो राजगृह या बिंबिसारपुरी। कहते हैं इन्होंने अपने वास्तुकार महागोविंद के माध्यम से, एक बार आग की वजह से जो राजप्रसाद था वो जल गया था, तो उन्होंने जो मगध के वास्तुकार थे महागोविंद, उनकी सहायता से एक नया राजप्रसाद बनवाया, एक नई राजधानी श्री गणेश की। और जो राजधानी बनी वो पुरानी वाली से बिल्कुल अलग थी, तो उसी को हम लोग बिंबिसारपुरी नाम दिया गया इतिहासकारों के द्वारा। ठीक है, बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। ठीक है, और बिंबिसार के समय से ही मगध साम्राज्य विस्तार की ओर अग्रसर होता है। कहते हैं इनके पिता, बिंबिसार के पिता जिनकी बात कर रहे हैं, तो उन्होंने 15 वर्ष की आयु में ही इनको राजगद्दी सौंप दी थी, राज्याभिषेक कर दिया था। नाम था बोधिस या क्षेत्रोजस, बोधिस या क्षेत्रोजस। ठीक है, ये नाम था। अब क्षेमजीत, भट्टीय, हेमजीत आदि उनके पिता के अन्य नाम मिलते हैं अलग अलग ग्रंथों में। ठीक है, जो भी रहा हो। कहते हैं अश्वघोष ही ये कहता है बुद्ध चरित्र में, अपने बुद्ध चरित्र में, कि बिंबिसार का जो वंश है वो हर्यंक कुल था। ठीक है, अब डॉक्टर राय चौधरी इन्होंने ये बात कही है कि बिंबिसार के द्वारा अंग विजय से मगध के उस विजय एवं विस्तार की नीति शुरू होती है जो अशोक के कलिंग विजय से समाप्त हुई। ठीक है, यानी बिंबिसार ने ही अंग महाजनपद पद को विजित किया। ठीक है, इसी तो राय चौधरी कहते हैं, यानी अंग जनपद का यहां विजय हो गया। अब बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का जो विस्तार किया वो कुछ न कुछ वैवाहिक संबंधों के माध्यम से किया। बहुत से शादियों की बात आती है, यह तक कि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इन्होंने 500 शादियां की थी। ठीक है, जो भी रहा हो, लेकिन इनके जो 3 शादियां हैं महत्वपूर्ण थी, वो इनका उल्लेख मिलता है और वहां से ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, 500 पत्नियों की बात आती है कि 500 पत्नियां थी, लेकिन इनके 3 राजवंशों से वैवाहिक संबंध। कोई जरूरी थोड़ा 500 पत्नियां भाई उस समय की नहीं रह सकती थी। जब अकबर के हरम में 5-5 हजार 10-10 हजार रह सकती थी, 500 विवाह कर लिया तो क्या गलत था भाई। ठीक है, देखिए पहला कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन, कौशल नरेश प्रसेनजीत। ठीक है, प्रसेनजीत नहीं है, प्रसेनजीत की बहन महाकोशला देवी से। कहते हैं इस विवाह में बिंबिसार को काशी दहेज में मिला था। सोचिए उस समय भी दहेज की प्रणाली थी। ठीक है, और ये छोटा मोटा प्रांत नहीं था। एक तो गंगा के तट पर था, दूसरा व्यापारिक दृष्टि और उत्पादन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वस्त्र उद्योग यहाँ का उस समय भी बहुत फेमस था। ठीक है, यहां से कहते 1 लाख रुपए, ठीक है, की आय होती थी, यानी टैक्स मिलता था। 1 लाख जो भी मुद्रा रही हो वो टैक्स मिलता था। ठीक है, और महाकोशला देवी के विषय में जो बौद्ध ग्रंथ कहते हैं, इनके विषय में बौद्ध ग्रंथ कहते हैं इनकी मृत्यु जो है वो पति वियोग में हुआ। वो ये कहते हैं कि जिस दिन अजात शत्रु के द्वारा बिंबिसार की हत्या हुई, उसी दिन पति के मृत्यु की सूचना प्राप्त करते ही जैसे इनको सूचना दी गई वैसे इनकी मृत्यु हो, यानी साथ ही साथ 7 जन्म निभाएंगे। तुम चले स्वामी
हम भी चले स्वामी, तुम वहां रहना हम भी वहां रहेंगे, तुम मुझे प्यार करना हम तुम्हें प्यार करेंगे, तुम मुझे देखना हम तुम्हें देखेंगे। वो वाली परंपरा थी। ये ऐसा जल्दी होता नहीं है। बाद में क्या हुआ, जबरदस्ती सती कर दो चिता पर, ताकि 2-4 घंटा बाद मिलन हो। मिलन तो होगा ही होगा, ऊपर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा विवाह लिच्छवी गणराज्य से। ठीक है, लिच्छवी ये शासक थे चेटक, इनकी बहन थी, सॉरी चेटक की पुत्री, प्रसेनजीत की बहन चेटक की पुत्री छिलना या चिल्लना। ठीक है, पुत्री चिल्लना, इनसे विवाह हुआ। इनसे विवाह का मतलब था कि जो मगध में लिच्छवियों का एक गणराज्य है, वो लिच्छवी नियंत्रण में रहेंगे बिंबिसार की, जिनमें स्वतंत्रता की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा थी, वो विद्रोही नहीं हो सकते थे। अब अगर ये स्थिति होती है तो इसका फायदा देखिए क्या होगा। इनके विषय में बौद्ध ग्रंथ ये कहते हैं कि जब कारावास में थे बिंबिसार, कब, जब अजातशत्रु ने इनको हटाया और इन्हें कारागार में रख दिया। ठीक है, बिंबिसार जब कारावास में थे तो यही बिंबिसार को कारावास में भोजन देती थी, पहुंचाने का काम करती थी। पत्नी है, साथ तो देगी ही देगी। बाद में बिंबिसार के मृत्यु के बाद एक लोग चली गई थी, तो कोई जरूरी है कि सब लोग सती हों। तीसरा विवाह, थर्ड, पंजाब के मद्रकुल की, पंजाब में मद्रकुल की प्रधान की पुत्री, प्रधान की पुत्री नाम था क्षेमा, इनके साथ किया। क्यों क्षेमा के साथ? क्योंकि उधर से आक्रमण हो सकते थे पंजाब वाले साइड से, तो जब वहां से कर लिया तो बीच के जो रजवाड़े हैं वो तो ससुराल और ससुर दामाद के बीच में आ गए, तो उनमें एक डर रहेगा कि दोनों तरफ से झपड़ी आ सकते हैं, आक्रमण हो सकता है, इसलिए उधर से भी उन्होंने सुरक्षा अपने आप को प्रदान कर ली। यानी बिंबिसार ने अपने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और विस्तार ही नहीं वरन उसने एक सुरक्षा घेरा रजवाड़ों का वैवाहिक संबंधों के माध्यम से बना दिया। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग वैवाहिक संबंधों के बाद। चलिए, वैवाहिक संबंधों के बाद जीवक, इनके वैद्य थे, जिनको इन्होंने कई जगहों पर भेजा चिकित्सा के लिए। ठीक है, अवंती के शासक चंड प्रद्योत के पास भेजा था इनकी पीलिया रोग के उपचार के लिए, और जीवक ने इनको ठीक भी कर दिया था। तो इन्होंने अपने इन दूतों के आदान प्रदान, चिकित्सक को भेज करके इन सब चीजों के माध्यम से कहीं न कहीं संबंधों को भी बेहतर रखा है। राजनीतिक, कूटनीतिक इन संबंधों के माध्यम से, कि जिसके साथ जब युद्ध की स्थिति हो उस समय उसके साथ संबंध खराब किए जाएं, और जिसके साथ जैसे संबंध बनाने हो वो उस समय उसके साथ बनाए रखा जाए। ठीक है, यहां तक कि महावग्ग के अनुसार, महावग्ग जो एक ग्रंथ है उसके अनुसार ये कहा जाता है कि बिंबिसार के साम्राज्य में 80,000 गांव थे और 300 योजन उसका साम्राज्य विस्तार था, जिसे अजातशत्रु ने बढ़ा करके 500 योजन कर दिया था। ठीक है, इनके समय वास्तुकार महागोविंद ये थे। ठीक है,
कहते हैं देवदत्त विनय पिटक के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक के अनुसार ये कहा जाता है कि देवदत्त के उकसाने पर अजात शत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी। ये देवदत्त वही है महात्मा बुद्ध के कजिन, ठीक है। इनके विषय में ये चीज कहा जाता है और ज्यादातर जो सूचना मिलती है वो ये कहा जाता है कि बुद्ध की मृत्यु के 8 वर्ष पूर्व अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नए शासक अजातशत्रु। बिंबिसार के पुत्र जो अपने पिता की हत्या करके गद्दी को प्राप्त करता है, अजातशत्रु, ठीक है। टाइम पीरियड 492 से 460, 492 से 460 कब ईसा पूर्व, 492 से 460। इसकी उपाधि कुड़िक, कुड़िक, कुड़िक और दूसरा है वैदेही पुत्र, वैदेही पुत्र। ये दो नाम मिलते हैं किसके? अजातशत्रु के। पितृहंता है, पिता को मार करके गद्दी पर बैठा और इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ कहते हैं। उन्होंने ही इसको नाम दिया पितृहंता शासक। अजातशत्रु को बौद्ध ग्रंथ पितृहंता घोषित करते हैं, हंता कहते हैं, जबकि जैन ग्रंथ ऐसा नहीं कहते। जैन ग्रंथों ने ऐसा नहीं कहते हैं, उन्होंने पितृहंता नहीं घोषित किया। अजातशत्रु का समय जो है ये मगध के उत्कर्ष का काल था। कहते हैं इसमें काफी तीव्र गति से मगध का उत्थान हुआ और सर्वोच्च शिखर पर, लगभग हर्यंक वंश के अंतर्गत सर्वोच्च शिखर पर रहा, ठीक है। दूसरी चीज ये कहा जाता है कि इनके समय जैन धर्म, बौद्ध धर्म और देवदत्त का मित्र ये रहे हैं, जो उनके कजिन थे महात्मा बुद्ध के, उनके ये मित्र भी रहे, ठीक है। ये चीजें आई। अब देखिए, इन्होंने कौशल पर आक्रमण किया था प्रसेनजीत के ऊपर, हम लोग बात कर चुके हैं जब महाजनपद कर रहे थे, ठीक है। 2 लड़ाइयां लड़ी। पहली कौशल के नरेश प्रसेनजीत से, ठीक, इनसे युद्ध किया और अंत में प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह करके समझौता कर लिया। लेकिन प्रसेनजीत की मृत्यु के पश्चात यहाँ जो उत्तराधिकारी हुए कौशल के, वो कमजोर हुए और जब कमजोर हुए तो अजातशत्रु ने कौशल को विजित कर लिया, ठीक है। तो पहला विजय किसका? कौशल का हो गया। दूसरा जो विजय था वो लिच्छवी गणराज्य पे उन्होंने किया, वैशाली पर विजय किया। वैदेही पुत्र हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि अजातशत्रु की जो माता थी वो लिच्छवी की ही थी, यानी इसने दूसरी विजय अपने ननिहाल का किया है, ठीक है, वैशाली से युद्ध, ठीक है। अब देखिए रीजन क्या था वैशाली से। कहते हैं ये जो वैशाली से युद्ध लड़ा उसमें पहला विजय की संभावना, क्योंकि वैशाली या लिच्छवियों के खिलाफ युद्ध जल्दी जीता नहीं जा सकता था, तो इसमें पहला कि इसी युद्ध में अजातशत्रु ने 2 अस्त्र, कौन कौन, रथ मूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया।
रथ, मूसल और महाशिलाकंटक, इन दोनों का प्रयोग किया था। ठीक है। दूसरा, मक्खली गोशाल, महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। कहते हैं अजीत मक्खली गोशाल ने इस युद्ध को चलते हुए देखा था और इसी युद्ध के दौरान वो मारे गए। ठीक है, मक्खली गोशाल। थर्ड, इस युद्ध को 16 वर्ष के संघर्ष के पश्चात ही अजातशत्रु जीत पाया था। और जीतने के पीछे रीजन क्या था? अजातशत्रु बुद्ध से मिलता है और उसने वैशाली को जीतने की ट्रिक पूछी उनसे, और बकायदा उन्होंने ये कहा कि वैशाली जब तक एक है, एक सूत्र में बंधा, तब तक वैशाली को जीता नहीं जा सकता। आपके लिए जरूरी क्या है? वैशाली की उस एकता को तोड़ो। जब आप वैशाली की एकता को तोड़ देंगे तभी वैशाली को जीता जा सकता है। और इस एकता को तोड़ने के लिए उसने कूटनीति एवं भेद नीति का सहारा लिया। इसके लिए आपने 2 व्यक्ति, वर्षकार एवं सुनिधि को लगाया। वर्षकार यहां तक कि वर्षकार इसके मंत्री थे। ये कई वर्ष वैशाली में ही रहे ताकि वैशाली के गणराज्यों को आपस में लड़ा सके, और जब उनकी एकता को तोड़ देंगे तो वैशाली की विजय आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें हुई अजातशत्रु के समय। हाँ, दूसरी चीज, इन्हीं के समय महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक है, कहते हैं महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो अवशेष मिले थे उस पर इसने एक धातु चैत्य बनवाया था। धातु चैत्य बनवाया था और 18 महाविहारों की मरम्मत कराई थी। वही थी। इन्हीं के समय प्रथम बौद्ध संगीति हुई। कब? 483 ईसा पूर्व। ठीक है, अजातशत्रु के समय। अब अजातशत्रु की भी हत्या उसके पुत्र उदयभद्र ने किया और एक नया शासक उदयभद्र हो गए। उदयभद्र या इनका एक नाम मिलता है उदयन। अभी तक हम लोग नाम पढ़ रहे थे उदयन, अब एक नाम पढ़ रहे हैं उदयन। ठीक है, या उदयन या उदाइन, उदाइन। ठीक है, टाइम पीरियड है इनका 460 से 444 ईसा पूर्व। 60 से 444 ईसा पूर्व। ठीक है, इसके विषय में ये कहा जाता है, इसको भी बौद्ध ग्रंथों ने ही पितृहंता कहा है। बौद्ध ग्रंथ ही कह रहे हैं, जैन ग्रंथों ने पितृहंता नहीं कहा इन्हें। ठीक है, अब देखिए, इस बंदे ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। पाटलिपुत्र, और इसे नाम दिया कुसुमपुर। पटना को कुसुमपुर नाम रखा इसने। ठीक है, और रीजन क्या था? देखो, उसकी स्थापना कर रहे हैं पाटलिपुत्र की, राजधानी उदयभद्र या उदयन बना रहा है। ठीक है, रीजन क्या था? क्योंकि पाटलिपुत्र अब साम्राज्य के केंद्र में पड़ता था। साम्राज्य के केंद्र में पड़ने की वजह से इन्होंने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। कहते हैं कि यह
जैनियों के व्रत करता था, यानी जैन धर्म का पालन करता था, जैन धर्म के अनुसार रहता था। कहते हैं जैनियों के भिक्षु वेश में रहता था ये, यानी शासक की तरह नहीं रहता था, बल्कि शासक से इतर जैनी भिक्षुओं की तरह ड्रेस पहन करके रहता था। और इसी के कारण अवंती के शासक पालक के द्वारा, ठीक है, शासक पालक द्वारा भेजे गए एक राजकुमार के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, अवंती के शासक पालक द्वारा भेजे गए एक राजकुमार द्वारा उदाइन की हत्या कर दी गई। ठीक है, अब अगर इनकी हत्या हो गई है तो महावंश ये कहता है कि इसने 16 वर्ष, तो 16 वर्ष शासन है, महावंश के ही अनुसार है। दूसरा, उदाइन के बाद उन्होंने हत्या तो की, लेकिन इसके बाद भी 3 शासक होते हैं, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, 3 शासक, और इन तीनों शासकों ने मिलाकर 25 वर्ष शासन किया। तीनों ने मिलाकर के 25 वर्ष शासन किया है। ठीक है, लेकिन बाद में जनता ने इन पितृहत्याओं को, जनता ने, और इन सभी ने पितृहत्या, सभी ने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की। ये भी देखिए, कहते जनता ने इन्हें सत्ता से हटाकर शिशुनाग को गद्दी सौंपी। ठीक है, शिशुनाग को राजा बनाया, यानी जनता के द्वारा निर्णय लिया गया राजा को हटाने की परंपरा। अब तक क्या था, वंशावलियां चल रही थी, यहाँ पर जनता ने अयोग्य शासकों को हटाकर एक योग्य अमात्य को राजा बनाया है। ठीक है, और शिशुनाग अमात्य थे किसके अधीन, हर्यंक वंश के अधीन, यहाँ तक कि वह काशी का राज्यपाल भी रह चुका था, गवर्नर भी था बनारस का। ठीक है, अब यहीं से आता है शिशुनाग वंश। ठीक है, और पहला शासक आता है शिशुनाग। इनका टाइम पीरियड है शिशुनाग का 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व। ठीक है, क्योंकि पाटलिपुत्र में ऐसा चीज हुआ है, इसने अपनी राजधानी, भाई कुछ तो विरोधी उनके समर्थक रहे होंगे, और अगर कुछ पब्लिक ने इनको गद्दी पर बैठा है तो स्वाभाविक है कुछ तो विरोधी भी रहे होंगे, इसलिए अपनी सुरक्षा है तो उसने क्या किया, राजधानी परिवर्तन कर दी। ठीक है, देखिए, कहते शासक बनने से पूर्व ये बनारस के गवर्नर थे, यानी योग्य रहे होंगे तभी ये गवर्नर बन सके। दूसरा, गवर्नर के साथ साथ ये अमात्य भी थे, कितना झलक रही है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। वैशाली जीता किसने, अजातशत्रु ने। लिच्छवियों का क्षेत्र, लिच्छवी हो सकता है इनके प्रति विश्वास पात्र रहे हों, इसलिए इन्होंने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, कारण क्या था, ये वैशाली जो है वो मां की जन्मस्थली थी, यानी शिशुनाग का ननिहाल था। ठीक है, इसीलिए इन्होंने ऐसा किया। इसने ही, शिशुनाग ने ही अवंती को जीता। अब देखिए, शिशुनाग अवंती को जीत रहा है, और अवंती ने वत्स को जीता था, अवंती ने वत्स को जीता था।
तो यानी शिशुनाग के द्वारा अवंती भी जीती गई, वत्स भी जीते गए। यानी ये दोनों क्षेत्र किसके अधीन हो गए? मगध के। ठीक है, ये दोनों चीज यहां हो गए। अब इनके बाद जो शासक बनते हैं उन्हें कहते हैं कालाशोक या काकवर्ण। कालाशोक या काकवर्ण। ठीक है, टाइम पीरियड है इसका 394 से 366 ईसा पूर्व। ठीक है, अब देखिए काकवर्ण ने क्या किया। इसने पुनः राजधानी पाटलिपुत्र ले आया। यानी अब फिर राजधानी क्या हो गई? पाटलिपुत्र हो गई। और फिर इसके बाद परिवर्तन पाटलिपुत्र से कहीं और नहीं हुआ, अंतिम राजधानी पाटलिपुत्र। ठीक है, इन्हीं के समय द्वितीय यानी सेकंड बौद्ध संगीत हुई। ठीक है, टाइम पीरियड जो कहते हैं वो है 383 ईसा पूर्व। जैसे अजातशत्रु 483, 100 वर्ष जस्ट बाद 383। इनकी जो हत्या की बात आती है वो ये कहते हैं ये अपने दुर्ग के पास, ठीक है, राजधानी या दुर्ग, राजधानी के पास घूम रहे थे। उसी समय महापद्मनंद ने छुरा घोंपकर इनकी हत्या कर दी। और एक नया वंश कौन आया? नंद वंश, गद्दी पर। ठीक है, एक नया शासक कौन? महापद्मनंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। नंदवंश। ठीक है, शासक कौन हुआ? नंदवंश ज्यादा समय नहीं रहा, 344 से 324 ईसा पूर्व। क्योंकि 324 में चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक घननंद को हटाकर मौर्य वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, क्योंकि सिकंदर के आक्रमण के 2 वर्ष बाद यहां पर यह परिवर्तन हुआ। ठीक है, इनकी राजधानी क्या रहेगी? पाटलिपुत्र। क्योंकि अब परिवर्तन नहीं होगा, जितना परिवर्तन होना था हो चुका, अब ये अंतिम परिवर्तन था। ठीक है, बौद्ध स्रोतों के अनुसार, स्रोत ये कहते हैं इस वंश में 9 शासक हुए और ये सभी 9 शासक भाई थे। ठीक है, दूसरी तरफ इसीलिए इसे 9 नंद भी कहते हैं, 9 नंद भी कहते हैं। ठीक है, जबकि पुराण ये कहते हैं कि महापद्मनंद के 8 पुत्र थे। महापद्मनंद के 8 पुत्र थे, तो 9 हो गए और सबने शासन किया था। ठीक है, सबने शासन किया था। क्योंकि नंद वंश को पुराण जो है वो नंद वंश को अज्ञात कुल कहते हैं। यानी नंद वंश के शासकों के कुल का ज्ञात नहीं था। ये किस वंश से थे, कैसे थे, इससे मतलब नहीं था, क्योंकि पता ही नहीं था किस वंश से आए हैं। ठीक है, महापद्मनंद नंद वंश का क्या है? ये संस्थापक कौन? महापद्मनंद। और महापद्मनंद के सैन्य विजय ही मगध को राष्ट्र बना देते हैं।
ठीक है, यानी शक्तिशाली था, चीजें अलग था। महापद्मनंद को शूद्र कहा गया है। जैन ग्रंथ परिशिष्ट परवन, ठीक है, जैन ग्रंथ परिशिष्ट परवन में नापित दास और गणिका से उत्पन्न बताया गया, जो भी रहा हो। ठीक है, अब दूसरा एक ग्रंथ आता है महावंश टीका। इसमें यह कहा गया कि ये डाकुओं के गिरोह का सरगना था या राजा था। डाकुओं के गिरोह का राजा था। तो अगर डाकुओं के गिरोह का राजा तो स्वाभाविक है मजबूत तो होगा ही, योग्य तो होगा ही, हत्या तो आसानी से करेगा, और अगर हत्या आसानी से करेगा तो सत्ता भी आसानी से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग इसकी कुछ उपलब्धियां देखें, क्या क्या उपलब्धियां रही होंगी इसकी, महापद्म नंद की नाम। महापद्म नंद, ठीक है, इसकी उपलब्धियां। ठीक है, महापद्म नंद, सबसे पहले हम लोग इसकी उपाधियों की बात करते हैं। ठीक है, पहली उपाधि मिलती है महापद्य। महापद्य इसका अर्थ होता है कि एक शासक के पास इतनी बड़ी सेना हो जिससे वह कमल व्यूह की रचना कर सके। बड़ी सेना का स्वामी जिससे कमल व्यूह की रचना हो सके, यानी इतनी बड़ी सेना है जिससे कमल व्यूह, एक युद्ध की स्ट्रेटजी होती है, कमल के अनुसार पंखुड़ियां होती हैं, उसकी रचना हो सकते। दूसरा महापद्यपति, इसका मतलब होता है अमित कोश निधि का स्वामी। अमित कोश निधि का स्वामी, अमित कोश निधि का स्वामी। थर्ड है उग्रसेन। ये बौद्ध ग्रंथ, पाली ग्रंथ महाबोधिवंश, उसमें क्या गया है, एक भयंकर सेना का, जिसके पास भयंकर सेना हो, भयंकर सेना हो, अलग अलग नाम दिए गए। ठीक है, उसे कहा गया है। अब इसके अलावा देखो इसके कुछ उपनाम मिलते हैं। एक राट, चारों दिशाओं को विजित करने वाला। एक राट का मतलब चारों दिशाओं के शासकों को विजित करने वाला। दूसरा कली का अंश, कली हत्या करने वाला है ना, उसका अंश, यानी ऐसा जो चीजों को आसानी से मार दे। ठीक है, कली का अंश। सर्व छत्रांतक, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। ठीक है, द्वितीय परशुराम, परशुराम के विषय में भी कहा जाता है उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था। ठीक है, अपरो परशुराम, अपरो परशुराम और भार्गव इत्यादि महापद्मनंद की उपाधियां थी। ठीक है, और ये कुछ उपाधियां जो हैं ये पुराणों में वर्णित हैं। ठीक है, कहते हैं इसने सभी क्षत्रियों का नाश किया था, और इस
कार्य में मदद जो है इसके मंत्री, किसके, महापद्मनंद के मंत्री कल्पक ने की थी। कल्पक ने मदद सिर्फ इसीलिए कि यह व्यक्ति आक्रामक विस्तारवादी नीति का पालन करता है और इसी से प्रभावित होकर के कल्पक ने इसके अधीन मंत्री का पद स्वीकार किया था, अन्यथा इसने स्वीकार न किया होता। अब इसका विस्तार देखिए, विस्तार कहां कहां किया। पहला विस्तार कलिंग को जीता इसने, दूसरा कौशल, तीसरा है, ठीक है, चौथा अस्मक, दक्षिण का, यानी इकलौता जो दक्षिण में पहुंचा अभी तक कोई और दक्षिण में नहीं पहुंचा था, तो ये क्षेत्र जीतता है। कलिंग विजय का जो उल्लेख है वो हाथी गुफा लेख, अभिलेख किसका है, खारवेल का, इसमें भी किया गया है। इसमें यह कहा जा रहा है कि महापद्मनंद ने जब कलिंग को विजित किया तो उसने कलिंग से जिनसेन की प्रतिमा उठा ले गया था, ठीक है, जैन मूर्ति जो थी जिनसेन की, वो प्रतिमा उठा ले गया था और उसको ले जाकर के पाटलिपुत्र में रखा। दूसरा, यहाँ जो दूसरा हाथी गुफा अभिलेख में है, उसमें ये कहा गया कि महापद्मनंद ने नहर का निर्माण करवाया था। यानी पहला साक्ष्य है ये नहर निर्माण का किसी शासक के द्वारा, इससे पहले का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। इसलिए इसके विषय में कहा जाता है कि एक ऐसा साम्राज्यवादी था जिसने संपूर्ण गंगा घाटी पर अपनी विजय पताका फहराई थी। ठीक है, आगे देखा जाए, इसमें निकालते हैं इसे थोड़ा सा। देखिए, दूसरा, पुराणों में इसके पुत्रों की चर्चा की गई है। ठीक है, 8 पुत्र पुराणों में केवल महापद्मनंद और पुत्र सुकल्प की चर्चा है। सुकल्प की चर्चा है, ठीक है। लेकिन महाबोधि वंश में, महाबोधि वंश में, ये बौद्ध ग्रंथ हो गया महाबोधि वंश, 9 राजाओं की सूची दी गई है। क्या अगर हम लोग महाबोधि वंश के साक्ष्य को माने, सही माने, तो इसका तात्पर्य यह है कि 20 वर्षों में 9 राजा आए, ठीक है, जिनमें उग्रसेन यानी महापद्मनंद ही हो गया, दूसरा पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशाणक, गोविशंक भी इसको कहते हैं, दास सिद्धक, कैवर्त और धननंद। यानी नंद वंश का अंतिम शासक धननंद था, ठीक है। और इसी धननंद के समय, धनानंद के समय किसका आक्रमण हुआ? सिकंदर का, ठीक है। तो सिकंदर के समय यूनानी सोर्स मिलने लगते हैं धननंद के विषय में भी, क्योंकि यूनानियों ने जो इतिहास लेखन किया है वो टाइम के अकॉर्डिंग किया है, उन्हें वहीं से डेट मिलती है, ठीक है। तो घनानंद भी मिलता है नाम और घननंद भी मिलता है नाम। आपको जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते हैं, बस एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा। घनानंद और घनानंद से बात एक ही रहती है, ठीक है। यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा है, अग्रमीज कहा है यूनानी लेखकों ने। पुराणों में
पुराणों में इसे आग्रसेन कहा गया। आग्रसेन कहा गया है पुराणों में। किसको? घनानंद को। इसका एक नाम जैंद्रमीज भी मिलता है। ठीक है, कहते हैं जेनाफोन ने घनानंद को बहुत अधिक धनवान बताया। कहते हैं बहुत पैसा था इसके पास। क्यों ना भाई, संपूर्ण गंगा के मैदान को विजिट कर लिया इसके पिता ने। अगर हम इसको पुत्र ही माने तो संपूर्ण को विजिट कर लिया। धन हर जगह से लिया होगा, राजस्व की मात्रा हर जगह से प्राप्त हुई होगी, और विजय के पश्चात शांति है इनके समय में, इसलिए युद्ध बहुत ज्यादा नहीं लड़े। ठीक है, सिकंदर का आक्रमण हुआ भी तो पहले ही चले गए, युद्ध ही नहीं हुआ। तो ये सब चीजें थी, और इसके विषय में यह भी कहा जाता है कि दिक्कत था। इसका सेनापति था भद्रसाल। ठीक है, सेनापति भद्रसाल, जिसका एक अन्य नाम सक्टाल भी मिलता है। ये पूछा गया है, काफी समय पहले पूछा गया, शायद पीसीएस में या किसी और में। ठीक है, कहते हैं सक्टाल की जब मृत्यु हो गई तो सक्टाल के पुत्र स्थूलभद्र, सक्टाल की मृत्यु के बाद इनके पुत्र स्थूलभद्र, ठीक है, इन्हें इसने स्थूलभद्र को उसने मंत्री पद दिया, इन्हें मंत्री पद। लेकिन जहां तक हम लोग जानते हैं कि स्थूलभद्र बाद में जैन भिक्षु हो गए और यही कर्नाटक चले जाते हैं। ठीक है, और जब ये जैन साधु हो गए तब जो स्थूलभद्र को मंत्री पद दिया गया था वो इनके भाई श्रीयक, ठीक है, इनको प्रदान कर दिया गया। ठीक है, यानी एक सीरियल चलता था। धनानंद जो है ये सिकंदर के समकालीन हैं। ठीक है, इसी के समय में, धनानंद के ही समय में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। ठीक है, इन्हीं के समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। यह नंद वंश का अंतिम शासक था। कहते हैं चाणक्य ने नंद वंश का अंतिम शासक था। चाणक्य, जो सोर्स मिलता है कि चाणक्य ने इसे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मरवा दिया। ठीक है, मुद्रा राक्षस के अनुसार नंद वंश के विनाश में जैन धर्म की भूमिका थी। बात अभी इस पे करते हैं। मुद्रा राक्षस के अनुसार नंद वंश के विनाश में जैन धर्म की भूमिका थी। जैन धर्म पूर्णतः समर्थन करता है किसका? अहिंसा का। बहुत ज्यादा कट्टर है हिंसा में। जैन धर्म को इसलिए मुद्रा राक्षस में कहा गया क्योंकि अहिंसा अगर कोई शासक स्वीकार करे तो वो युद्ध की तरफ नहीं जाएगा, और अगर युद्ध की तरफ वो नहीं जाता है, सब कुछ शांति से करने लगेगा, हिंसा की बात ही नहीं होगी, तो फिर सेना का क्या मतलब, सेना के अभ्यास का क्या मतलब। और जब सेना काफी समय तक शिथिल ही पड़े रहे, कोई युद्ध ही ना लड़े, तो स्थिति क्या हो जाएगी? सेना धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। ये चीजें। दूसरा ये कहा गया कि चाणक्य तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी थी, वहां के बहुत बड़े आचार्य थे, देखने में बड़े क्रूर थे लेकिन विद्वान बहुत थे। एक बार ये घननंद के दरबार में आया और घननंद ने इनको देखने के बाद बड़ा इनका मजाक उड़ाया और बड़ी बेइज्जती की। उसी समय इन्होंने अपनी चुट्टी में गांठ डाली और शपथ ली कि जब तक मैं नंद वंश के साम्राज्य का विनाश नहीं कर देता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ये वापस जा रहे थे, अचानक इनको मार्ग में चंद्रगुप्त मौर्य मिले। बचपन की स्थिति थी चंद्रगुप्त मौर्य की। वहाँ इन्होंने ये देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य एक ऊंचे से टीले पर बैठे हुए अपने समकक्ष जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके बीच के निर्णय कर रहे हैं, उनके बीच उनके विवादों का निर्णय कर रहे हैं।
इनको लगा कि नहीं, इस बंदे में कुछ न कुछ राजसी गुण हैं। और जब इनको ऐसा लगा तो इन्होंने उस 1000 मुद्रा दे करके उनके पिता को, और वो अपने साथ तक्षशिला ले गए। वहाँ उन्होंने पूरी शिक्षा दी, अस्त्र शस्त्र, कूटनीति, राजनीति, जो भी शिक्षा हो सकती थी सब दी, और फिर उन्हें ला करके घननंद के खिलाफ खड़ा कर दिया। फिर चंद्रगुप्त ने घननंद को पराजित किया, हत्या की, और फिर बाद में साम्राज्य मौर्य की स्थापना। ठीक है, लेकिन इस बीच में एक ऐसा पीरियड है जिसमें बाह्य आक्रमण होते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सिकंदर का आक्रमण या पारसिक आक्रमण। ठीक है, या विदेशी आक्रमण हुए, उसमें पारसियों के भी हुए, और फिर बाद में सिकंदर। तो ज्यादातर विदेशी आक्रमण में सिकंदर को पूछा जाता है। तो हम लोग बात अब थोड़ी सी सिकंदर की कर लें। विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण। चलिए, विदेशी आक्रमण, जब हम विदेशी आक्रमण की बात करते हैं तो इसमें पहला जो आक्रमण है वो है पारसियों का। ठीक है, और इसका जो उल्लेख है वो हेरोडोटस ने किया है। और इस पारसियों में पहला शासक था कुरुस या साइरस। ठीक है, इसमें यह कहा जाता है कि साइरस ने, कारण क्या था कि जो पश्चिमोत्तर सीमा नीति के राज्य थे वो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे, जिसकी वजह से उनकी शक्तियां कमजोर हो गई थी। एक कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो इन सभी को विजित करके एक मजबूत राज्य का या राष्ट्र का निर्माण करती, ऐसा नहीं था। इसीलिए बाह्य आक्रमणकारियों के लिए भी अच्छा ये होता था कि वो भी इनके झगड़ों में इन्वॉल्व हो जाती थी किसी का पक्ष लेकर के, और फिर विजिट कर लेती थी सबको, क्योंकि आपस में लड़ने की वजह से किसी की भी शक्ति ज्यादा नहीं थी। साइरस के विषय में ये कहा जाता है इसने गंधार सबसे पहले जीता था और उसे अपना प्राप्त किया, लेकिन ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, इस पे वो सोर्स नहीं। हेरोडोटस है जो भारत कभी आया नहीं है, जिनके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, और इसका कोई सोर्स नहीं मिलता। अधिकतर इतिहासकार जो हैं अंग्रेजी बाबा या यूरोपीय इतिहासकार, उन्होंने ही ये बात कही। ठीक है, इसके बाद दरायवहु या डेरियस या दरायवहु ये शासक। ठीक है, या दारा भी इनको कहते हैं, दारा। ठीक है, प्रथम ये है। अब इनके विषय में चीजें आती हैं अभिलेखों के माध्यम से। इनके 3 अभिलेख मिलते हैं। ठीक है, पहला है बेहिस्तून, दूसरा है पर्सिपोलिस, और तीसरा है बेहुस्तून, पर्सिपोलिस, नक्शे रुस्तम। ये 3 हैं। बेहुस्तून को छोड़ दिया जाए, इसे हटा दीजिए, तो इन दोनों में इनके साम्राज्य का एक भाग भारत का भी उल्लेख मिलता है, बेहुस्तून अभिलेख को छोड़ करके, और दोनों में भारत का उल्लेख मिलता है। यहां तक कि यह कहा जाता है कि जो भारत का प्रांत था वो दारा की 20वीं क्षत्रपी थी, जहां से 360 टैलेंट यानी स्वर्ण मुद्रा राजस्व मिलता था। कहते हैं सबसे समृद्ध, आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध ये क्षत्रपी थी, यहां से इतना टैलेंट यानी सोना मिलता था। ठीक है, अब क्या है, कहते हैं दारा का ही एक नौसेना अध्यक्ष था, इन्हीं का नौसेना अध्यक्ष, नाम था स्काईलैक्स। कहते हैं इसी ने सबसे पहले एक मार्ग खोजा, कौन सा, सिंधु नदी के मार्ग का पता लगाया। था। ठीक है, और इनके जो
भारतीय प्रांत हैं, उस प्रांत में जो सम्मिलित था इस भारत के प्रांत में, वो पंजाब और सिंध, यानी समुद्र के मार्ग से स्काईलैक्स के द्वारा जो मार्ग खोजा गया था उसके माध्यम से ये यहाँ पहुंचे थे, इन क्षेत्रों को जीता और एक नया प्रांत गठित किया। कौन? 20वीं छत्रवी दारा प्रथम का। तो ये चीज यहाँ आई। इनके बाद जो शासक हुए बहुत शक्तिशाली नहीं थे, इसलिए भारत से उनका मोह हट गया और अंत में दारा तृतीय के समय 331 ईस्वी में आरबेला के युद्ध में पारसियों और के बीच युद्ध हुआ, जिसमें दारा तृतीय सिकंदर से हार गया और सिकंदर फिर आ गया भारत की तरफ। तो नेक्स्ट आक्रमण सिकंदर महान, सिकंदर का भारत पर आक्रमण। ठीक है, सिकंदर। ठीक है, सिकंदर का आक्रमण। पहली बात तो मकदूनिया का शासक था। पिता इसके थे फिलिप, पिता फिलिप। और जब पिता फिलिप द्वितीय है, सेकंड, जब फिलिप की मृत्यु हुई तब सिकंदर की उम्र, इनकी मृत्यु पर सिकंदर की उम्र थी 20 वर्ष, यानी 20 वर्ष की अवस्था में सिकंदर क्या बने? शासक। चूंकि विजय की बात थी, साम्राज्य विस्तार इसकी से विश्व विजय की बात कर रहा है, तो इसने क्या किया? अभियान। ठीक है, 334 ईसा पूर्व में, 334 ईसा पूर्व, यानी नंद वंश का शासन है यहाँ पर, इसने ईरानी साम्राज्य की विजय के लिए निकला। ईरानी साम्राज्य की विजय हुई, ये अपनी राजधानी यानी मकदूनिया से निकलते हैं। कहते हैं 328 ईसा पूर्व में ईरान के महान सम्राट की उपाधि ली, यानी ईरान जीत लिया इसने, ईरान के महान सम्राट, ये उपाधि ली इसने। यानी 328 ईसा पूर्व में सिकंदर ईरान का शासक था। ठीक है, एक चीज तो ये आ गई। 326 ईसा पूर्व में बसंत ऋतु में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। ईस्वी में बसंत ऋतु के समय सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया और सिकंदर 19 माह, ये प्रश्न पूछा गया, भारत में रहा। इस समय लंबा था, 19 माह भारत में रहा, लेकिन ब्यास नदी से आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि ब्यास नदी के बाद नंदवंश था और इनके सैनिकों ने नंदवंश जैसा साम्राज्य देखा कि भारत का सबसे शक्तिशाली है, तो उन्होंने आगे बढ़ने से मना भी कर दिया। और एक लंबे समय से 34 से 26 यानी 8 साल लगातार वो युद्ध में हैं, तो थकान भी उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी थी, मित्र भी काफ़ी जा चुके थे, फिर भी स्थिति ये है। तो अब आगे बढ़ना, और आगे जब देख रहे हैं वो कि कितना ऐसा साम्राज्य जिसके सामने विजय की संभावना नगण्य हो, तो वहाँ उन्होंने मना किया और कहा अब हम देश जाना चाहते हैं। कहते हैं यहाँ पर जब ब्यास नदी के तट पर इसने 12 वेदियाँ बनवाई यूनानी देवताओं की। ठीक है, और यहाँ पर यूनानी देवताओं की पूजा की। ठीक है, और जब यूनानी देवताओं की पूजा की तो वापस पूजा के बाद यह झेलम नदी वापस आ गई। ठीक है, और कहते हैं सिंधु के डेल्टा होते हुए, झेलम नदी से सिंधु के डेल्टा होते हुए वापस चले गए। 323 ईसा पूर्व में
इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये चीज आई। मृत्यु कहाँ हुई? बेबीलोन में। देखिए, भारत में कई ऐसी जनजातियां थी, कई ऐसे रजवाड़े थे जिन्होंने सिकंदर का सहयोग किया, और काफी ऐसे थे जिन्होंने सिकंदर का जबरदस्त प्रतिरोध किया है। ठीक है, जिसमें से कुछ नाम हम लोग लेते। जैसे सिकंदर के सहायक, सबसे पहला नाम आता है आम्भी का। कहते हैं सिकंदर जबकि ये कहता है कि आम्भी और शशिगुप्त, आम्भी और शशिगुप्त हिंदुकुश के शासक थे ये शशिगुप्त। ठीक है, और तक्षशिला के शासक थे ये हिंदुकुश के हैं, और ये हैं तक्षशिला के। कहते हैं इन दोनों ने अपने दूत भेजे थे, सिकंदर की सहायता का वचन दिया था भारत पर आक्रमण हेतु। सोचिए, जब विभीषण घरी में हो तो पराजय हम क्यों मांग रहे हैं? किसी से युद्ध की क्या बात है? जब विभीषण घर में है तो पराजय तो स्वाभाविक है। ठीक है, वहीं विरोध जिन्होंने किया बम पर, उसमें सबसे बड़ा नाम आता है पोरस का। कहते हैं यही युद्ध ऐसा था जिसने सिकंदर के आगे बढ़ने की योजना को हतोत्साहित कर दिया, क्योंकि पोरस के खिलाफ सिकंदर की विजय दैवी संयोग थी। अगर बरसात ना हुई होती तो शायद सिकंदर पोरस से बहुत भीषण हार हारते, लेकिन बरसात हो गई, पोरस के तीरंदाज निष्फल हो गए, फेल हो गए, क्योंकि उनकी जो धनुष थे बहुत वजन थे, जमीन में गाड़ने के बाद चलाया जाता था, तो एक समस्या आई और पोरस पराजित हुआ। लेकिन जब संधि हो गई, क्योंकि आम्भी और एक दूसरे शासक को पोरस से संधि के लिए भेजा गया था। ठीक है, मेरुस, आम्भी और मेरुस, तो आम्भी तो भगा दिया गया, मेरुस को भी भेजा गया था। और पोरस से जो युद्ध हुआ था उसे कहते हैं वितस्ता। हाँ, ये युद्ध पूछा गया है, का युद्ध या परुष्णी। क्या होगा भाई? परुष्णी, परुष्णी नहीं, झेलम, वितस्ता या झेलम का युद्ध, या इसे कहते हैं हाइडेस्पीच का युद्ध। ठीक है, मेरुस को भेजा गया और मेरुस इनके मित्र भी थे, और मित्र मेरुस के समझाने पर इन्होंने समर्पण कर दिया। और जब सिकंदर के सामने पहुंचे तो सिकंदर से इन्होंने यही कहा, एक राजा को एक राजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ठीक वैसा ही व्यवहार आप भी कीजिए। ठीक है, ऐसा हुआ था। दूसरा जो विरोधी था, जिन्होंने बहुत भीषण विरोध किया और सिकंदर ने बाद में हत्या करवा दी थी, अश्वक राज्य की अश्वक, ये राज्य था। ठीक है, और इसकी राजधानी थी मसद। कहते हैं युद्ध में यहाँ का शासक की मृत्यु हो गई, और जब पुरुषों की मृत्यु हो गई तो यहाँ की जो रानी थी, शासक की माता, नाम था रानी किलियोपिस। रानी किलियोपिस इन्होंने नेतृत्व संभाला है, और इस युद्ध में महिलाओं ने युद्ध किया सिकंदर के खिलाफ। कहते हैं इस युद्ध में सिकंदर घायल हो गया, और जब घायल हुआ तो इतना रुष्ट हुआ कि सिकंदर ने कत्लेआम की आज्ञा दे दी, और कहते हैं जो भी महिलाएं थी वो सबकी हत्या कर दी गई। ठीक है, दूसरा जो होता है वो मालकों और क्षुद्रकों का युद्ध हुआ था। माल और क्षुद्रकों, ये भी जनजातियां थी। मालकों और क्षुद्रकों ये जनजातियां थी।
कहते हैं इन दोनों ने संगठित होकर के सिकंदर का विरोध किया और इनके खिलाफ भी सिकंदर घायल हुए थे। और कहते हैं जब सिकंदर घायल हो गए, और इसमें देखिए इनमें लगभग 5000 ब्राह्मणों ने तलवार उठाई थी और सिकंदर को घायल किया था। इसमें यह कहा जाता है जब सिकंदर घायल हो गया तो सिकंदर ने इसमें भी कत्लेआम की आज्ञा दी और कहते हैं सभी पुरुष और स्त्री मौत के घाट उतार दिए गए। ठीक है, तो ये चीजें थी। अब इसके बाद जो हम लोगों का आगे है वो है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मुख्यमंत्री अभ्युदय क्लासेस को देखने के लिए, उससे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।